राजस्थान बजट 2024 को लेकर महा कवरेज लगातार जारी है। राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश कर दिया है और बजट के बाद प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा कि हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। चुनाव से पहले जिस प्रकार से संकल्प पत्र लेकर के जनता के बीच में गए थे उसी अनुसार काम किया जा रहा है। मेरे साथ लगातार मौजूद है स्टूडियो में मेरी सहयोगी भारती उत्कर्ष जैन। भारती, बजट पेश कर दिया गया है और बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई है और साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारती, जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पिछली सरकार की गहलोत सरकार ने अपनी एक मास्टर योजना इसे कह सकते हैं, जिसको लेकर के चुनावी मुद्दा भी बनाया गया। चुनावी भाषणों में भी लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला कि 25 लाख का बीमा पिछली सरकार ने दिया था और इस सरकार ने 5 लाख कर दिया। पहले प्रीमियम भी जमा नहीं हो रही थी, केवल चयनित परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा था। इस बार जनता को उम्मीद थी डबल इंजन की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करके और इसकी लिमिट बढ़ाने की जो बातें की जा रही थी, मैं जहां तक समझता हूं कि स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर जो 25 लाख की सम इंश्योर्ड था उसे नहीं बढ़ाया गया है या इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र की अगर बात करें, हालांकि बातें विजन की देखें, मोटे तौर पर बहुत सारी चीजें हैं। जो राजस्व बढ़ाने की बात है, टूरिज्म बढ़ाने की भी बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है, युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है, हर साल 1 लाख नौकरियां देने की बातचीत की जा रही है। ये तमाम जो बातें हैं, फ्यूल की बात करें, पेट्रोल डीजल पर जो वादे किए गए थे, जैसे विपक्ष लगातार घेर रहा था कि पड़ोसी राज्यों में जितना रेट है पेट्रोल डीजल का वही राजस्थान का होगा, लेकिन सीएनजी पे वेट घटाया है, लेकिन पेट्रोल डीजल का जिक्र इसमें कहीं भी नहीं है। तो मोटे तौर पर देखें तो इस बजट में दूरगामी सोच के साथ में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, सोलर पार्क की बात करें, ये वो चीजें हैं जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करेगी। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जरूरतमंदों की हेल्प करने की बात की जाती है। विभिन्न योजनाएं, मुफ्त बांटने की जो योजना है, जो खुला पिटारा खोल करके जनता को बांटा जाता है, वो सारी चीजें इसमें देखने को नहीं मिली है। जी बिल्कुल, इसी को लेकर भाजपा जो है हमेशा से कांग्रेस को पूर्ववर्ती सरकार को घेरती आई कि फ्रीबीज जनता नहीं चाहती है और यही वजह है कि इस बार सत्ता में कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। लेकिन इस बजट की अगर बात करें तो कुछ समय पहले भजनलाल सरकार ने इंटरिम बजट पेश किया था, जिसके बाद कई उम्मीदें लग रही थी कि जो पूर्ण बजट पेश होगा उसमें कई तरीके की घोषणाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कुछ घोषणाएं की भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 4 लाख नौकरियां आने वाले समय में जो देगी राज्य सरकार, उसको लेकर मैं सवाल भाजपा प्रवक्ता से करना चाहूंगी कि ये तो नई नौकरियों की बात है, जो भर्तियां रिक्त पड़ी हैं, जो पेंडिंग पड़ी हैं नौकरियां, उन्हें किस तरीके से फुलफिल करेगी राज्य सरकार आने वाले समय में? और देखिए, माननीय भजनलाल सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है। और आपने देखा होगा जिस तरह से आपने अंतरिम बजट की चर्चा की कि अंतरिम बजट में ही हमने 70,000 युवाओं को नौकरी देने की घोषणा कर दी थी, जिसका प्रोसेस शुरू हो गया है। और जो कांग्रेस पार्टी की समय में जो घोषणाएं की गई थी भर्तियों की, उनकी भी प्रक्रिया हम चालू कर रहे हैं और उनमें से भी आपने देखा भी 20,000 नौकरियां हमने दी और जो पाइपलाइन में भर्तियां उनको भी पूरा किया जाएगा। और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जो पेपर लीक, जिससे युवा कुंठित था, ग्रसित था, जो खून के आंसू रो रहा था राजस्थान का युवा 5 साल तक, उसको हमने निजात दिलाने का काम किया है। एसआईटी गठित कर हमने जो पेपर लीक माफिया अपराधी है उनको 100 से अधिक अपराधियों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और आप देखिए कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। हमने आरपीएससी को भी उत्तरदायित्व बनाने की कोशिश की है और एक कैलेंडर, एक वार्षिक कैलेंडर बने, उसकी भी हमने व्यवस्था कर दी है। तो आप देखेंगे कि जो अभी माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने कहा है कि हम 5 साल में 4 लाख सरकारी रोजगार देंगे, तो निश्चित तौर पर आप देखिए वो रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि हमने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में भी 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। इसके साथ साथ हम यहां औद्योगिक विकास की भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में उद्योगों का विकास हो सके और जो अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी थी उस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जाए, आर्थिक प्रबंधन किया जाए और एक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सड़क हैं, उस सड़कों का किस तरह से और जाल बिछाया जाए। जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां सिंगल रोड है वहां डबल की जाएंगी और जो 9 ग्रीन कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं, एक्सप्रेसवे बनाएंगे, 13,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। और बिजली में जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हम आत्मनिर्भर हो गए, सरप्लस हमारे पास है, वो पूरी पोल खुल चुकी थी। आज हम भारत, राजस्थान को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं बनाएंगे, बल्कि उससे ज्यादा हम उसका बिजली का उत्पादन कर दूसरे राज्यों को बेच के रेवेन्यू भी कमाएंगे। और इसके लिए आपने देखा होगा प्रोसेस भी शुरू हो गया, 1,60,000 करोड़ के एमयू हो गए और सोलर ऊर्जा और थर्मल ऊर्जा में हम 31,800
825 मेगावाट बिजली बना के आने वाले 3 सालों में राजस्थान को आत्मनिर्भर बना देंगे। उसी तरह आपने देखा होगा किसान भाइयों को भी हमने 1,45,000 करोड़ कृषि कनेक्शन देने की घोषणा कर दी गई है। किस तरह से हमने जो एक राजस्थान का बहुत अहम मुद्दा था पानी, जिसको लेकर कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ राजनीति की, भ्रष्टाचार किया, हम जल जीवन मिशन के तहत 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाने का काम करेंगे। हमने जो ईआरसीपी योजना थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया, उसको भी हमने मूर्त रूप देने का काम किया। मध्य प्रदेश से सहमति पत्र ली और किस तरह से आपने देखा अब पहले फेज के पहले चरण की फाइनेंशियल स्वीकृतियां भी दे दी गई हैं ईआरसीपी के लिए और टेंडर प्रोसेसिंग भी शुरू हो गया है। तो आप आने वाले 5-6 सालों में देखोगे जो राजस्थान का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाका है, जहां 21 जिले आते हैं, 3.5 करोड़ से अधिक आबादी है, उनको पेयजल मिलेगा। वहां 2,80,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। और किस तरह से जो जयपुर दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बन रहा है और उस इंडस्ट्रियल एरिया पे भी विकास होगा। तो आप देखिए जो बजट आया है इस सर्वांगीण विकास को डिपिक्ट करता है। जो हमारा उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, उसको यह डिपिक्ट करता है। हर वर्ग को हमने छुआ है। आप बताइए किस तरह से जो पीड़ा झेली जा रही थी कि शहरी विकास पूरी तरह से नहीं हो रहा, हमने शहरी विकास को भी सुनियोजित करने का काम किया है। हाइपर सिटीज भी बनाएंगे, किस तरह से सैटेलाइट टाउन्स भी बनेंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, हम पर्यटन जो राजस्थान का एक बहुत अहम मुद्दा है और भारत विश्व से विदेशी ही नहीं भारतीय लोग भी बहुत संख्या में राजस्थान आते हैं। यहाँ के किले, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वैभव और जो यहाँ की खान पान है उसके लिए वो यहाँ देखते हैं, आते हैं। उसको भी हमने बहुत गंभीरता से उस विषय को लिया है और एक पूरा का पूरा ढांचा हम पर्यटन उद्योग में बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा अवैध खनन के खिलाफ हमने कार्रवाइयां शुरू कर दी। हम एक नई अवैध खनन नीति लाने जा रहे हैं, हम नई पर्यटन नीति लाने जा रहे हैं, हम नई खेल नीति लाने जा रहे हैं, हम नई ऊर्जा नीति लाने जा रहे हैं, हम नई पर्यावरण नीति लाने जाते हैं। तो आप देखिए इस बजट में तमाम वर्ग, क्षेत्र और विभागों को लिया गया है। बिल्कुल, हर बजट में लिया जाता है, आपने भी लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए, बेसिक जो चीजें हैं, बेसिक नीड्स है एक आम आदमी की। अंग्रेजी माध्यम स्कूल बड़ा मुद्दा था। बजट में अंग्रेजी माध्यम स्कूलें कंटिन्यू रहेगी, विस्तार होगा या बंद होगी, ये खुलासा इसमें कहीं किसी प्रकार का देखने को नहीं मिला। बड़ा मुद्दा था। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के लगातार निशाने पर आपकी सरकार रही। उस योजना को लेकर के अभी तक कोई पत्ते नहीं खोले जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल पे बात थी पड़ोसी राज्यों के बराबर रेट करने की, हालांकि कम किया, रेटें कम की गई, लेकिन अभी भी बराबर नहीं है। ये जो बातें की गई थी वो बातों का इस बजट में झलकियां भी नजर आए तो ये माना जा सकता है। लेकिन पर्यटन बढ़ा देंगे आप, आने वाले टाइम पर रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे, राजस्व बढ़ेगा, ये सारी चीजें मानने लायक है। लेकिन वर्तमान में क्या टेम्परेरी छूट दिया गया है, क्या जनता को राहत दी जा रही है, ये चीजें बेसिक चीजें हैं, कैसे डेवलप होगी। जयपुर में जिस प्रकार की ट्रैफिक की व्यवस्था हो रही है उसको बैलेंस करने के लिए आपने 1500 पुलिसकर्मी खड़े कर दिए, वो सीटी बजाते रहेंगे, ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कहां से कहां एलिवेटेड रोड बनेगी, मेट्रो का कहां से कहां विस्तार होगा, कौन से रूट को आप डाइवर्ट करेंगे, कौन से जिलों को आप जोड़ेंगे। आप डबल इंजन की सरकार है, आपके पास में जिले हैं, जिलों से रेल की पटरियां जुड़ी पड़ी है। क्या राजस्थान सरकार इनोवेट करके इन जिलों पर जो डेली हादसे हो रहे हैं, लाखों व्हीकल इन पे चल रहे हैं, उनको वैकल्पिक एक यातायात की व्यवस्था देने की सोच नहीं रख सकती है। पानी की आपने व्यवस्था की है, ठीक है, आपने पानी पहुंचाने की बात की है, रामगढ़ का बांध सूना पड़ा है, रामगढ़ को लेकर के कोई जिक्र नहीं हुआ है। ये तमाम बातें हैं जिनके जवाब अभी चाहिए। देखिए मैं सिलसिलेवार आपका एक एक जवाब दूंगा। सबसे पहले आप देखिए महात्मा गांधी अंग्रेजी जो स्कूल खोले गए थे वो अव्यवहारिक नीति थी उनकी। उनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी की सरकार को टीचरों का अपॉइंटमेंट करना चाहिए था। ना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ना टीचर लगे। हमने इसलिए उसको समीक्षा में रखा है क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए 1000 से अधिक महात्मा गांधी स्कूलों में नामांकन नहीं हुए। आप देखिए ये हालात थी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हिंदी मीडियम स्कूल, अंग्रेजी मीडियम स्कूल, इस तरह से घालमेल कर दिया। शैलेंद्र जी इसी पे रोक रहा हूं, इसी पे बात करते हैं, एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। एक एक मुद्दे पे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया और वहां पर ऐसे ही आनंद फानंद में स्कूल खोल दी गई, लेकिन वेटिंग चल रही थी। आपको ज्ञात होगा अंग्रेजी माध्यम स्कूलें जब खोली गई तो जैक चालू हो गए थे कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो। एक गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाने का सपना देखता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी है, सरकारी स्कूल है,
लेकिन उसको अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, और नहीं मिल रही थी तो आपको वहां व्यवस्था करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, या बंद करना, समीक्षा के नाम पे बंद करना, कहां तक न्याय बंद नहीं किए। आप यही तो समझिए कि मैं राजस्थान की जनता को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों की योजना को बंद नहीं किया गया है, उसका रिव्यू किया गया है। जो समस्याएं आ रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए गए थे, टीचर्स आपके पास थे नहीं, प्रशिक्षित टीचर नहीं थे, आपको पता है वो अंग्रेजी की स्पेलिंग तक नहीं जानते थे, ग्रामर तक नहीं जानते थे। ये पूरी राजस्थान की जनता ने देखा है, उसको रिव्यू करके। और जो आप बता रहे हो, मैंने आपको बताया 1000 से अधिक स्कूलों में 20% पास में, बिल्कुल शिक्षा विभाग में अनक्वालिफाइड स्टाफ भर रखा आपने। हमने नहीं, ये कांग्रेस की सरकार की बात है। अब हम रिव्यू करके नहीं, अब हम रिव्यू करके व्यवहारिक नीति लाएंगे और अंग्रेजी शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब को मिलेगी, आम जनता को मिलेगी। शर्म की बात है, अगर किसी शिक्षक को स्पेलिंग नहीं आती है और उसको सरकार लाखों रुपए वेतन देती है, तो क्या आपकी सरकार रिव्यू करा करके 10-20 हजार शिक्षकों को हटा रही है क्या? बिल्कुल, जो भी अगर खरा नहीं उतरेगा मानदंड पर, जो कांग्रेस पार्टी ने बैकडोर एंट्रियां की है, भाई भतीजावाद किया है, जो भ्रष्टाचार से नियुक्तियां की है, तो उनका सबका मेरिट के आधार पर रिव्यू किया जा रहा है। इसलिए इस योजना का रिव्यू चल रहा है और निश्चित तौर पे योजना अच्छी तरीके से लागू होकर आएगी। दूसरी बात, आपने कहा पेट्रोल डीजल, आप बताइए ना, 2% वैट कम कर दिया माननीय भजनलाल सरकार ने, आपको जानकारी होनी चाहिए। और अभी घोषणा की गई है वित्त मंत्री जी के द्वारा कि पेट्रोल पे 7 रुपए और डीजल पे 6 रुपए का हमने कटौती की है। जो विसंगतियां थी पूरे जिले में, क्योंकि जो बॉर्डर जिले थे वहां पर पेट्रोल डीजल सस्ता मिलता था और दूसरे जो जिले हैं उनमें ज्यादा रेट थी, तो उसको हमने एक रूपता लाने के लिए विसंगति को दूर किया। और आने वाले समय में देखो, हमने राहत दी है 2%, तो 6 रुपए और 7 रुपए राहत दी गई है, इसमें दिखाया गया किस तरह से। अब आपका एक क्वेश्चन था, पानी की बहुत बड़ी आप समस्या, नहीं कौन सा क्वेश्चन था, पानी का, रामगढ़ बांध का आपका आया था। तो ईआरसीपी योजना को हम वृहद योजना बनाने जा रहे हैं और किस तरह से उसमें और बांध जोड़े जाएंगे, जिसमें इसरदा बांध भी जोड़ा गया, रामगढ़ बांध भी जोड़ा गया। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि रामगढ़ बांध में भी पानी मिलेगा। तो ये ईआरसीपी जो योजना है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट योजना, पीकेसी लिंक रिवर योजना, उसके तहत हमने बांधों का उसका विस्तृत रूप दिया है, जोड़ने का प्रावधान किया है बजट में। बिल्कुल बिल्कुल करा है, बांधों को जोड़ेंगे, ये पहले ही घोषणाएं हो चुकी हैं। आपको मैं बता दूं, बांधों को जोड़ने का और विस्तृत उस योजना को जोड़ने का, बहुत सारे गांवों को और बांधों को जिसमें जोड़ा गया है, ये पहले ही सैद्धांतिक सहमति बन चुकी थी। तो आप देखिए, जिस योजना को लटकाती रही कांग्रेस पार्टी, राजनीति करती रही, उसको हमने 2 महीने में मूर्त रूप देके उसका काम शुरू कर दिया है, जिसके आपको टेंडर, मैंने कहा वित्तीय स्वीकृति हो गई और टेंडर जारी कर दिया गया। अब आपका प्रश्न था एक ट्रैफिक पे। अभी इस बजट में आपने देखा होगा 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है कि किस तरह से ट्रैफिक, जो जयपुर का एक ट्रैफिक सिस्टम है वो थोड़ा सा अव्यवस्थित सा हो गया है, उसको व्यवस्थित कैसे किया जाए उसका भी प्रावधान किया गया है। किस तरह से ट्रैफिक पॉइंट बनेंगे, एक ट्रैफिक पॉइंट लेस ट्रैफिक बनाया यातायात सुगम किया जाए, कि जहां बत्तियां हैं वो बत्तियां हटके किस तरह से हम वैकल्पिक मार्ग निकाल सकते हैं। तो 150 करोड़ का उसमें प्रावधान किया गया। 150 करोड़ से क्या होने वाला है, आप क्या समझते हैं? जयपुर में क्या 150 करोड़ से आप एलिवेटेड रोड बना लेंगे? जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। एलिवेटेड वही चीज बजट में शैलेंद्र जी, यही तो जनता को चाहिए। कहां से कहां तक आप एलिवेटेड रोड बना रहे हैं? कहां 150 करोड़ आपने अगर बजट के लिए निकाल दिए, 150 करोड़ से क्या करेंगे सर? की व्यवस्था के लिए है। आप जो बात कर रहे हो वो सड़कों का विस्तार होना, एलिवेटेड रोड्स का बनना, फ्लाईओवर्स का बनना, आरओबीज का बनना, आरओयूबी का बनना, अंडरग्राउंड रेलवे पासेस बनना, ये सारे प्रावधान उस जो सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें दिए गए। वो आपको बताया गया होगा किस तरह से हम 13,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करें, उसी के तहत ये सब आरओयू, आईओबी, एलिवेटेड रोड्स, फ्लाईओवर्स बनेंगे। ये तो सिर्फ 150 करोड़ रुपए तो ट्रैफिक व्यवस्था जयपुर की कैसे सुधरे, कैसे व्यवस्थित हो, सुगम यातायात तो उसके लिए दिए गए। और आप देखिए, ये बजट ना केवल युवाओं के लिए समर्पित है, महिलाओं के लिए समर्पित है। हमने जो सबसे बड़ी कमी थी भ्रष्टाचार, उसको भी खत्म करने की कोशिश की और किस तरह से हमने डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत हमने दिया है किसान भाइयों के लिए। आप देखिए 1,45,000 करोड़, 1,45,000 कृषि कनेक्शन देने का हमने उनको घोषणा की गई है। किस तरह से हमने किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए बढ़ाया था और उनको एक किस्त 17वीं किस्त दी भी जा चुकी है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है उनके खातों में। किस तरह से हमने जो गेहूं का उत्पादन था उसको भी हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपए बोनस, अतिरिक्त बोनस देके 2400 में खरीद कर रहे हैं। बाजरे पे भी विचार किया जा रहा है कि बाजरा जो प्रमुख फसल है, जो श्री अन्न की फसल है, उस पर भी 150 रुपए एमएसपी से
बढ़ाकर जो मूल्य है उस पे खरीद की जाए। तो ये तमाम बातें आपने देखा होगा किस तरह से पूरा सर्वांगीण विकास हो, सब वर्गों का विकास हो, समावेशी ये बजट है और सबको लाभ देने वाला बजट है और दूरगामी बजट है। आप देखिए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप करते हैं तो आपने खुद ने कहा कि रोजगार जनरेट होते हैं, उद्योग जो उसके सप्लीमेंट उसके साथ जुड़ी हुई चीजें होती हैं। अगर औद्योगिक विकास होता है तो बहुत सारी छोटी छोटी जो एमएसएमई जो इंडस्ट्रीज हैं वो पनपती हैं। हमने एमएसएमई नीति लाने की बात करी है, अगर आपको जानकारी हो तो एमएसएमई की नीति लाएंगे ताकि हम रोजगार परक बना सकें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहां डेवलप होगा, औद्योगिक क्रांति होगी, औद्योगिक विकास होगा तो निश्चित तौर पर आप देखिए राजस्थान का भला होगा, युवाओं का भला होगा, लोगों का भला होगा, आम जनता को सुगमता मिलेगी। तो ये बजट जो है वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो यह है कि आम जनता की सेवा करना, हम जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। किस तरह से हम उनको सुशासन दे सकें, किस तरह से उनकी सेवा कर सकें, कैसे उनके जीवन के जो इंटीग्रिटी है, उत्थान है, डेवलपमेंट है, वो हम उनको प्रोवाइड करा सकें। और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि अंत्योदय की अंत में बैठे हुए व्यक्ति का कैसे उत्थान हो, कैसे उसका विकास हो, उस पर यह सारा बजट केंद्रित है। और आप देखेंगे यही माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताने का काम किया है कि पूरे विकसित राजस्थान की तस्वीर, ब्रॉडर तस्वीर इस बजट के माध्यम से माननीय दिया कुमारी जी ने विधानसभा के पटल पर रखी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि 5 सालों में न केवल हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर होंगे, हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर होंगे, हम रोजगार हमारे युवाओं को मिलने लगेगा, औद्योगिक विकास यहां पर होगा और पर्यटन विकास यहां पर होगा। और किस तरह से हम विरासत से विकास की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा जो एक बहुत अहम मुद्दा था, हमने 15% सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बढ़ा दिए हैं। 1150 रुपए मिल रहे हैं हमारे वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगों का प्रावधान तो उन्होंने पहले ही कर दिया था, वो तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप। उनकी जो तो घोषणा प्रावधान करने से क्या होता है, यही तो गहलोत सरकार के थे। उन्होंने कागजों पे सारी नीतियां चला दी, कागजों पे सारी घोषणाएं कर दी, एक भी धरातल पर नहीं आई। इसीलिए राजस्थान की जनता ने उनको आईना दिखाया है। 15% उसी को तो इंप्लीमेंट तो कर लेते ना कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार, रोका किसने था? इंप्लीमेंट कुछ करा नहीं, सिर्फ घोषणा है। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री घोषणावीर थे गहलोत जी, और उन्होंने सिर्फ कागजों में घोषणाएं की, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए राजस्थान की बलि दे दी, आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया, अर्थ अस्त व्यस्त कर दिया। आपको जानकारी होनी चाहिए, 5 लाख करोड़ का ऋण छोड़ के गए कांग्रेस पार्टी की सरकार। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर 5 लाख करोड़ का ऋण छोड़ के गए। कितनी बड़ी कुप्रबंधन से आप देखिए गुजरा है 5 साल राजस्थान। और इन्होंने बिजली कंपनियों में 1 लाख करोड़ का ऋण छोड़ के गए। तो सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया, चाहे कानून व्यवस्था हो, पुलिस का इकबाल नहीं था। हमने एंटी गैंगस्टर टीम बनाई और किस तरह से आपने देखा, अब ना तो गैंग वॉर होते हैं, ना पुलिस शूटआउट्स होते हैं, ना किस तरह के झगड़े होते हैं। हमने अपराधियों को 10,000 से ज्यादा अपराधियों को हमने गिरफ्तार करने का काम किया है, महिलाओं को सुरक्षित करने का काम किया है, अपराधों में कमी लाए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, पुलिस का इकबाल बनाए। और किस तरह से हम चाहते हैं कि जो युवाओं ने पीड़ा झेली है, अभी आपने देखा होगा 50 से ज्यादा पेपर जो भर्ती परीक्षाओं के पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, किसी में गड़बड़ी नहीं हुई, कोई अनियमितता नहीं हुई। यह आपको हमारे जो एसओजी एसआईटी के जो प्रमुख है वीके सिंह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि बहुत अच्छी तरीके से हम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। डीजी और सीएस को साफ निर्देश है कि पूरे एग्जाम को सुपरविजन किया जाए, किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम जो ओवरऑल बात है ये बताती है कि किस तरह से आने वाले समय में राजस्थान को हम विकसित राजस्थान की तरफ ले जाएंगे। शैलेंद्र, जब एक बात आप बताएं, आप कह रहे हैं कि 5 लाख करोड़ का ऋण छोड़ के गई है पूर्ववर्ती सरकार, तो उसको पाटने के लिए राज्य सरकार अब क्या करेगी? क्योंकि अब जो पूर्ण बजट पेश किया है भजनलाल सरकार के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने, जो आज बजट पेश किया है, उसमें जिस तरीके की घोषणाएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे किसानों को लेकर हो, इतने बड़े कर्ज के साथ में ये इन घोषणाओं का क्रियान्वयन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? देखिए, हम आर्थिक प्रबंधन के द्वारा कि किस तरह से ऋण का ब्याज भी चुकाया जा सके और राजस्थान का डेवलपमेंट भी हो, उस पर विचार किया गया है। क्योंकि ये जितने भी प्रावधान किए गए, ये बजट
के प्रावधान है, इसमें फाइनेंशियल स्थिति क्या है राजस्थान की, उसको देखते हुए भी आगे बढ़े, किस तरह से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें आपने देखा स्टाम्प ड्यूटी पर भी हमने कटौती की, आम जनता को रियायत देने की बात की गई है, और किस तरह से जो विसंगतियां थी हर क्षेत्र में, हर विभाग में विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को दूर करते हुए हम आगे आने वाले समय में रेवेन्यू जनरेट भी करेंगे और राजस्थान का विकास भी करेंगे। और जनता से जो हमने वादे किए थे, जो हमारा संकल्प पत्र था, 40 से अधिक वादे तो हमने कर दिए पूरे राजस्थान की जनता के लिए। 6 महीनों में ही आप देखिए 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है, ईआरसीपी का मूर्त रूप दे दिया, यमुना जल समझौते को हमने मूर्त रूप देने का काम किया और उसको धरातल पे ले आएंगे। 206 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछेगी, जिससे शेखावटी रीजन को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। किस तरह से हमने आदिवासी समाज के लिए कहा, वन उपज का भी किस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जा सके, वहां किस तरह से आदिवासी क्षेत्र में विकास हो, उसके भी इस प्रावधान किया गया इस बजट में। SC ST वर्ग के लिए किस तरह से उनको कर्मचारियों को उनके ऋण मिल सके ताकि वो आगे चलकर अपना और व्यवसाय कर सकें, युवाओं को कैसे स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जा सके, महिलाओं को ऋण दिया जा सके। तो ये तमाम बातें हमने इस बजट में डिपिक्ट की है, जो बताता है कि आने वाले 5 साल में हम किस तरह से राजस्थान को न केवल जो विकासशील श्रेणी में ले जाएंगे, उसके साथ साथ हम जो जनता है, जिनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार से, उन सबको पूरा करने का काम करेंगे। जी, ये आपने बताया कि ऋण में किस तरीके से आपने इजी वे किया है लोगों के लिए कि इजी लोन्स मिल सकें, इंस्टॉलमेंट कम आए, EMIs कम आए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि हमें उन्हें सक्षम बनाने पे भी तो जोर देना चाहिए। हम उन्हें फ्रीबीज ऑफर करें या जो टैक्स है उसमें कटौती करके लोन ऑफर करें, उससे बेटर ये भी होता है कि उन्हें सक्षम किया जाए। तो स्किल डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार जिस तरीके से तत्पर दिखाई देती है, स्टेट गवर्नमेंट का इस पर क्या टेक है स्किल डेवलपमेंट को लेकर? निश्चित तौर पर आपने जो बात करी है कि भी फ्रीबीज नहीं, ये फ्रीबीज नहीं है, ये एक सशक्तिकरण का माध्यम है कि हम उनको लोन दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन दे रहे हैं, बिल्कुल नॉमिनल ब्याज पे दे रहे हैं, और कई जगह ब्याज पे कम ब्याज पे दे रहे हैं या ब्याज रहित भी दे रहे हैं। तो ये सशक्तिकरण का माध्यम है ताकि वो व्यक्ति स्वरोजगार कर सके, अपना खुद का व्यापार करे या रोजगार जनरेट करे और लोगों को भी रोजगार दे। तो ये एक बहुत अच्छी नीति है, जो इसको आप फ्रीबीज नहीं कह सकते हैं। दूसरा आपका पॉइंट था स्किल डेवलपमेंट। जैसे केंद्र ने 1,35,00,000 युवाओं को स्किल्ड डेवलप किया है, उसी तरह राजस्थान में भी आप देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट में हम 1,00,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगे ताकि वो अपना रोजगार स्वरोजगार कर सकें और एक आत्मनिर्भर बन सकें। तो यही लोकल से वोकल जो बात कही गई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उस पर बहुत फोकस दिया गया है। हम राजस्थान को आप देखिए कि रक्षा क्षेत्र का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। हम राजस्थान को किस तरह से जो सिटीज है, सैटेलाइट टाउन है, उनको बी ग्रेड टाउन्स को डेवलप करेंगे ताकि जो महात्मा गांधी जी का विचार था कि ग्रामों का विकास हो सके, उसको भी हमने उनके विचार को इस पूरे बजट में आपने देखने को मिला होगा। और उन्हीं के विचारों के साथ हमने बाबा साहब अंबेडकर के विचार, जो उनकी सोच थी, उसको भी हमने इस योजना में लिया गया। और आप देखिए हमने हर विधानसभा में एक CEC खोलने की बात करी है। और जो आप कह रहे थे चिरंजीवी योजना, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के समय में 400 करोड़ रुपए पेंडिंग थे अस्पतालों के, तो उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया था। ये तो व्यवस्था थी चिरंजीवी योजना की, सिर्फ इन्होंने झूठ बोला। ये कहते थे हम 25 लाख तक का इलाज कर रहे हैं, एक व्यक्ति का इलाज 25 लाख तक नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं, वो बताते। और हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि 25 लाख में किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं हुआ, सिर्फ एक महिला का इलाज हुआ 13 लाख में। तो आयुष्मान भारत जो योजना है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लाए और 5 लाख तक का इलाज बनाया। उसको हमने और विस्तृत भी किया है। जो कैंसर जैसी बीमारियां नहीं कवर थी, उनको भी हमने कवर किया है और डे केयर में रखा गया है। और हमारी सोच यह भी है कि आने वाले समय में इस योजना में हम शिशु और बच्चों को भी शामिल किया जाए। यह भी एक आपने देखा होगा घोषणा की गई है, जो कि बहुत सराहनीय घोषणा है। जनाधार कार्ड में जो रजिस्टर थे वो सारे कवर थे उसके अंदर, और 25 लाख का बीमा था, 13 लाख तक का क्लेम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 25 लाख किसी को नहीं मिले, ये सरकार की 13 लाख में भी एक ही व्यक्ति को 13 लाख मान लेते हैं, लेकिन वहां पर लिमिट्स थी। आप जा सकते हैं, अगर आपका इलाज वहां तक जा रहा है तो आप जा सकते हैं उस लिमिट तक। अगर आपने 5 लाख पे क्लोज कर दिया, पूरी फैमिली का इंश्योरेंस है, 5 लाख अगर 1 साल की लिमिट पे आपने उसको क्लोज कर दिया तो 5 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। 13 गया तो सही ना उनके उसमें, अब आप 5 पे लिमिट कर रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अभी कोई लिमिट नहीं की है। मैं आपको फिर इसमें करेक्शन करना चाह रहा हूं। इसमें विचार चल रहा है, हमने
इसमें लिमिट नहीं यही की है। बात है, हम विचार कर रहे हैं, उसको बढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी देखिए, माध्यम स्कूल रिव्यू के नाम पे होल्ड है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम चेंज कर दिया और अब रिव्यू के नाम पे होल्ड है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चिरंजीवी बीमा योजना की तारीफ की है, ये भी शायद आपको पता होगा, तो ऐसे ही तो नहीं की है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास पूरे डेटा है। चिकित्सा मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर उस पूरे डेटा को दिया है कि ज्यादातर जो इलाज हुए हैं 3 से 3.5 लाख के बीच में हुए हैं 99.99% लोगों के। तो जो बात है, हाँ, दायरे की अगर आवश्यकता पड़ेगी बढ़ाने की तो उसको निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 लाख तक भी करेंगे। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं शैलेंद्र जी, प्रैक्टिकल बात करें अपन। सदन में जो भी डेटा आपने पेश किया होगा, कितने लोगों को कितने का इलाज मिला, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार ने 850 रुपए जमा कराने पर 25 लाख तक का इंश्योरेंस का ऑप्शन दिया। अब 10 लाख का हुआ हो, 12 लाख का हुआ हो या 8 लाख का हुआ हो, वो कितने का भी उसका इलाज हुआ हो उससे, लेकिन उसके पास में एक अवसर था कि 25 लाख तक वो सिक्योर्ड है, 25 लाख तक उसको जेब खोलने की जरूरत पड़ने पर 25 अब लाख। अगर 5 लाख पे आप अगर उसको क्लोज कर रहे हो, प्रीमियम वो की वो जा रही है, 850 रुपए आपने प्रीमियम रख रखी है, आपने 25 लाख का सम इंश्योर्ड कम करके 5 लाख पे कर दिया है, उसके फीचर्स को कम कर दिया और साथ में एक्सीडेंटल डेथ होती है अगर उसकी तो 25 लाख का उसका कवर था, सम इंश्योर्ड था उसका 25 लाख का, अब वो 5 लाख पे आ जाएगा। किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ पे 25 लाख का क्लेम था, 25 लाख का क्लेम की वजह वो 5 लाख हो जाएगा। तो इस पे सरकार को क्लैरिटी देनी चाहिए कि क्या 5 लाख से आप 10 लाख जा रहे हो, 15 लाख जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या प्रीमियम देनी है, ये सारी जो बातें हैं, एक आमजन से जुड़ी हुई ये योजना है जिसमें पूरा प्रदेश कवर हो रहा है और इवन आसपास के राज्यों में भी इस योजना का क्रेज था और इस योजना में कवर होने के लिए आसपास के राज्य के लोग भी राजस्थान का आधार कार्ड बनाने की जुगत में लगे हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में इस योजना को ऐसे नकार देना कि 25 लाख एक भी व्यक्ति को नहीं मिला है, वो 25 लाख किसी को देने का नहीं था। अगर किसी का इलाज होना है तो 25 लाख रियम्बर्स करके हॉस्पिटल को उसको पेमेंट करना था, वो इंश्योरेंस कंपनी का जो टाई अप है उसके अकॉर्डिंग होना है। व्यवस्थाओं को आप सुधार सकते हैं, व्यवस्थाओं को टाइट कर सकते हैं, कहीं भ्रष्टाचार होता है उसको रोक सकते हैं, उस पर आप वॉचिंग कर सकते हैं, कमेटी बैठा सकते हैं, लेकिन योजना को बंद करना ये कौन सी न्याय संगत बात है? देखिए, आपने जो बात कही है, अभी प्री बजट से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने डॉक्टर्स एसोसिएशन जितने भी राजस्थान में हैं उन सबको बुलाया था, चिकित्सा समुदाय से जुड़े हुए लोगों को बुलाया था। उन्होंने कहा, आपने भी देखा होगा, आपने भी टीवी चलाया होगा कि चिरंजीवी योजना फेल हो चुकी थी कि प्राइवेट अस्पतालों को 400 करोड़ रुपए पेंडिंग थे, दिए नहीं गए, इसीलिए उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया, पूरी तरह से पैकेजेस नहीं थे, इसीलिए पूरी चीजों को ढंग से रिव्यू करके, अगर आपको लाभ देना है तो वास्तविक लाभ दो ना, अगर आप आंकड़े का खेल खेलना है तो फिर तो क्या है 50 लाख तक कर दो, वो कोई इशू नहीं है। आपको देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो पहले कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार थी वो सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलती थी, बड़े बड़े वादे करती थी, कागजों में बहुत अच्छा लगता था, धरातल पर कुछ था नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, डॉक्टर्स हमारे पास थे नहीं, पीएससी सीएससी की स्थितियां आपने देखी थी। तो पहले इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो डेवलप करना है, जो इस बजट में दिखता है कि हमारा उद्देश्य है सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य मिले और मुफ्त इलाज हो। शैलेंद्र जी, कितनी भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दो, केवल सरकारी अस्पतालों के भरोसे आप रहोगे तो पूरे राजस्थान की जनता को चिकित्सा सेवा नहीं दे सकते हो, यह मानना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं उससे काफी राहत मिली थी, चाहे वो कोरोना काल आप देख लीजिए, कोरोना काल में प्राइवेट हॉस्पिटल तक फुल हो गए थे। ऐसी अगर कोई आपदा आती है या फिर ऐसी कोई महामारी आती है, ऐसे अवसर पर आप कैसे प्राइवेट सेक्टर को ऐसे कह सकते हैं कि उनकी जरूरत ही नहीं है? नहीं, ये मैंने कहा ही नहीं, कहा जरूरी है तो मैंने कहा ही नहीं जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये कहा कि उन्होंने कहा कि साहब जो चिरंजीवी योजना थी वो व्यवहारिक नहीं थी, उसमें बहुत विसंगतियां थी और उसमें हमारे को पैकेजेस सही नहीं मिल रहे थे। उस सुझाव उन्होंने दिए हैं जिसको माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी कंसिडर कर रहे हैं और हम इसीलिए रिव्यू कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये योजना क्यों रिव्यू कर रहे हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं इस चैनल के माध्यम से, फैक्ट जो राजस्थान की जनता को पता नहीं है। आपको मालूम है चिरंजीवी योजना में कितने लोग रजिस्टर्ड थे? परिवार के सारे नहीं, जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत रजिस्टर्ड थे, जो खाद्य सुरक्षा एक्ट बना हुआ है ना, एफएसए एक्ट, उसके तहत जो रजिस्टर्ड हैं वही परिवार थे। नहीं, 850 रुपए में आप कोई वो जर्नल को खोला था हमने, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, वो जर्नल के बाद में इन्होंने पूरे जर्नल को खोल दिया था, लेकिन वास्तविक इलाज तो गरीब का ही होना था ना, जिसके पास पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है, गरीब का इलाज जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जुड़े हुए थे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात प्रीमियम सरकार दे रही थी, योजना सरकार लेके आई। अगर गरीब का इलाज कराना है तो पैसा सरकार देगी, गरीब की जेब से उसकी पॉलिसी का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं ना, आम आदमी आप मेरा निवेदन सुन लें,
जी। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं, उसमें 1 करोड़ लोग जो थे रजिस्टर्ड थे खाद्य जी। सुरक्षा योजना की तरह, 1,04,000 लोग, और वो आयुष्मान भारत योजना के तहत भी रजिस्टर्ड थे, और जितना इलाज हो रहा था उन लोगों का वो आयुष्मान भारत योजना के जो 5 लाख रुपए उससे हो रहा था। ये सरकार ने तो सिर्फ वाहवाही लूटी है, सरकार बता ही नहीं पाई कि हमने कितना पैसा दिया। आप बताइए ना, मैं पूछना चाहता था गहलोत सरकार से, जब हम उस समय भी डिबेट करते थे तब कांग्रेस प्रवक्ताओं के पास कोई जवाब नहीं होता था कि जो आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड है केंद्र में खाद्य सुरक्षा के तहत, उन्हीं को 5 लाख रुपए का इलाज मिल रहा है। तो आप कौन सा इलाज करा रहे हो, किसका इलाज करा रहे हो, सरकार कहां दे रही है? डेटा कब एक्सपोज करेगी बीजेपी? आने वाले समय पे बिल्कुल होगा, और ये पहले भी ये बात रखी जा चुकी है। तो हमारा जो उद्देश्य है, सबको अच्छा स्वास्थ्य देना, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देना, गरीब को मुफ्त इलाज कराना, सबको शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, मेरिट्स के आधार पर टीचर्स होने चाहिए ताकि वो उस पे बच्चे का भविष्य बना सके। तो ये सारी तमाम बातें जो हैं वो आपने देखा होगा कि किस तरह से इस बजट में भी डिपिक्ट होती हैं, और जो चीजें रिव्यू में रखी गई हैं वो इसलिए रखी गई हैं कि हम उसको बेहतर कर सकें। हमको सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं करनी है, हमको वाहवाही नहीं लूटनी है, हमको झूठे वादे नहीं करना है। शैलेंद्र जी, रिव्यू में तो सारी ही घोषणाएं रखी गई हैं, क्योंकि बयान आया है कि सारी ही घोषणाओं को रिव्यू किया जाएगा। 6 महीने की, बिल्कुल, और 6 महीने निकल चुके हैं। ऐसे में सबसे पहला सेक्टर जो होता है हेल्थ सेक्टर, हर आम आदमी यही चाहता है कि अगर मैं बीमार हो जाता हूं तो मुझे बेहतर से बेहतर इलाज मिल पाए। तो ऐसी योजनाओं को 5 लाख तक का इलाज तो मिल ही रहा है ना, 5 लाख तक का इलाज मिल रहा है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की जो घोषणा है उस पे भी, उसको भी रिव्यू पे डाल रखा है। चिरंजीवी बीमा को भी, पॉलिसी को भी रिव्यू पे डाल रखा है, और सारी घोषणाओं को रिव्यू पे डाल रखा है। जिलों की बात कर ले, 19 नए जिले बनाए गए थे, वो भी अब रिव्यू में है। आप बताइए ना, वो जिलों अव्यवहारिक नहीं है। दूदू जिला व्यवहारिक था क्या? खैरथल जिला व्यवहारिक था क्या? जहां डिमांड थी जिलों की, आपने सिर्फ विधायकों को लूट की छूट दी, विधायकों को खुश करने के लिए आपने जिलों का निर्माण कर दिया। हम व्यवहारिक तौर पे, आपको जानकारी होनी चाहिए, एक जिला बनाने में 2000 करोड़ का बजट चाहिए होता है। आपने बजट का कितना प्रावधान किया? सिर्फ 2000 करोड़। कांग्रेस पार्टी ने 2000 करोड़ बजट का प्रावधान किया था और 19 जिलों की घोषणा कर दी। आज आपको एक जिला बनाने के लिए 2000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। एट अ टाइम पूरा व्यवस्था बनती है, जिला न्यायालय बनते हैं, जिला अस्पताल बनते हैं, एसपी कलेक्टर ऑफिस बनते हैं, 40-50 से अधिक विभाग, सरकारी विभाग वहां जाते हैं, उनका रहना करना। तो ये सिर्फ एक मजाक किया गया था राजस्थान की जनता से, और राजस्थान की जनता ने 6 महीने जो इन्होंने रेवड़ियां बांटने का काम किया, सिर्फ घोषणाएं की, धरातल पे नहीं आई, उसका जवाब राजस्थान की जनता ने दिया और राज सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन माननीय भजनलाल सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्ध है। जो डेवलपमेंट हुआ है, अगर आप 2014 के पहले के आंकड़े देख लें और अब के 10 साल का डेवलपमेंट देख लें, पहले एम्स कितने थे? 7, हमने 8 एम्स बना के 16 एम्स बना के राष्ट्र को समर्पित कर दिए थे। पहले आईआईटी थे 7, हमने 7 आईआईटीज बना के कर दिया। हमने 400 यूनिवर्सिटीज बनाकर भारत को समर्पित कर दी। हमने वंदे भारत ट्रेन दे दी, हमने हर चीज, रेलवे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि 90,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ था 2014 से पहले। हमने 80,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कर दिया मात्र 10 साल में। एक छोटा सा और एग्जांपल आप देखिए, जो ब्रिज आप देखते हो बॉम्बे से न्यू बॉम्बे को जोड़ता हुआ एक अटल सेतु ब्रिज बना है। इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा नमूना। 22 तारीख को केंद्र के बजट के बाद बात करेंगे। नहीं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से काम करती है, उसका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। अटल सेतु ब्रिज बंबई से नवी मुंबई को जोड़ रहा है, एक इंजीनियर का बेहद जबरदस्त नमूना है। उसकी सोच पता है किसने डेवलप की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे मैं एक समुद्र पे, बॉम्बे पे, इस छोर से उस छोर तक एक ब्रिज बनाऊं। 62 में उन्होंने इस पे विचार शुरू किया, 96 पे डीपीआर बनी, 2006 में जाके टेंडर हुए, वो टेंडर भी फेल हो गए। तो ये तो योजनाएं हैं कांग्रेस पार्टी की जो 40 साल तक मूर्त रूप नहीं लेती। और हम जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार मानिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे माननीय भजनलाल जी की सरकार हो, जो हम गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं। जिस योजना का हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। तो आप तमाम चीजें देखेंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आज भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। और इस बजट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि हम $350 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे राजस्थान को। यह भी एक बहुत